शिफ्ट करते हैं और चलते हैं हमारी दूसरे टॉपिक की तरफ, इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। सोर्स में एक बड़ा फैसिनेटिंग फैक्ट मेंशन है हाँ। तो कि हम ह्यूमंस अपने क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स यानी चिंपैंजीज से 98% से ज्यादा डीएनए शेयर करते हैं। अमेजिंग, राइट? तो ये 2% का डिफरेंस ही इतना बड़ा फर्क कैसे लाता है? लेट्स एक्सप्लोर हम कैसे इवॉल्व हुए। हाँ, ये 98% वाली बात काफी माइंड बॉगलिंग है और इस सब्जेक्ट को अप्रोच करने का तरीका इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उनके लिए जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है। सोर्स एडवाइस देता है, बायोलॉजी से डरे नहीं। फ्रेश माइंड से देखें। एग्जैक्टली इसे एक फ्रेश माइंड से देखें। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखते हैं, मॉलिक्यूल्स, डीएनए, आरएनए। सवाल पूछने में हेजिटेशन ना करें। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं और बेसिक समझना जैसे रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन एक्सेट्रा वो आगे के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के लिए क्रूशियल फाउंडेशन बनाते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन से जो सोर्स में दी गई हैं। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ये क्या होते हैं? इनमें क्या फर्क है? राइट, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक समझना जरूरी है। स्पीशीज वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपस में नेचुरली मेट करके फोर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, जैसे हम ह्यूमंस, होमो सैपियंस। ठीक है। जीनस एक ब्रॉडर कैटेगरी है जिसमें रिलेटेड स्पीशीज आती हैं जिनका एक कॉमन एंसेस्टर होता है। हम ह्यूमंस होमोजीनस में आते हैं। ओके, होमोजीनस। और फैमिली एक और ऊपर का लेवल है जिसमें मल्टीपल रिलेटेड जेनर आते हैं। ह्यूमंस ग्रेट एप फैमिली होमिनिडे में आते हैं, चिंपैंजीज, गोरिल्लाज और ओरंगुटान्स के साथ। अच्छा, हम सब ग्रेट एप्स हैं। टेक्निकली यस। सोर्स बताता है कि स्टोरी ये है कि करीब 7-8 मिलियन साल पहले एक कॉमन एप एंसेस्टर था जिससे आगे चलकर ह्यूमंस और चिंपैंजीज की लीनिएजेस अलग हो गई। वाओ, 7-8 मिलियन ईयर्स के। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। आइए। सोर्स हमारे एवोल्यूशन के कुछ की ट्रेट्स डिस्कस करता है और उनकी कॉस्ट या ट्रेड ऑफ्स क्या रहे। पहला है हमारा लार्ज ब्रेन। ये तो हमारे सुपर पावर है ना। हाँ बिल्कुल, हमारा ब्रेन साइज एवरेज 12-1400 सीसी, एवरेज मैमल अराउंड 200 सीसी, या इवन हमारे एंसेस्टर्स जैसे होमो इरेक्टस अराउंड 600-900 सीसी से काफी बड़ा है। काफी डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। ये हमारे बॉडी वेट का सिर्फ 2-3% है, पर ये हमारी टोटल एनर्जी का लगभग 25% कंज्यूम करता है, इवन जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं। 25% एनर्जी सिर्फ ब्रेन के लिए। वाओ। इसकी कॉस्ट क्या हुई फिर? सोर्स 2 पॉइंट्स बताता है। एक, कांस्टेंट नीड फॉर हाई एनर्जी फूड, हमें कंटिन्यूअसली हाई क्वालिटी फूड चाहिए। दूसरा, रिलेटिवली वीकर मसल्स, हमारी मसल्स एट्रोफाइड हैं कंपेयर टू अदर एप्स क्योंकि एनर्जी ब्रेन की तरफ डाइवर्ट हो गई। मतलब ब्रेन पावर के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो गई। एक तरह से हाँ, हम चिंपैंजी से आर्गुमेंट जीत सकते हैं पर आर्म रेसलिंग शायद नहीं। सही बात है। दूसरा मेजर ट्रेट जो सोर्स डिस्कस करता है, बाइपीडलिज्म, यानी दो पैरों पर चलना। इसका क्या ट्रेड ऑफ था? इसकी भी कॉस्ट है। सोर्स कहता है कॉमन प्रॉब्लम जैसे बैकेज, स्टिफ नेक, ये सब बाइपीडलिज्म की वजह से हैं। बॉडी वेट अब सिर्फ 2 लेग्स पर है, मेक सेंस। लेकिन चाइल्ड बर्थ के लिए वाइडर पेल्विस नीडेड है। तो इसका सोल्यूशन क्या निकला? नेचर का सोल्यूशन, शॉर्टर जेस्टेशन पीरियड। ह्यूमन बेबीज रिलेटिवली इमेच्योर पैदा होते हैं जिनका ब्रेन डेवलपमेंट बर्थ के बाद भी चलता रहता है, और इस लंबी डिपेंडेंसी ने सोशल टाइज को एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बनाया। अच्छा, इसलिए हम इतने सोशल हैं। हाँ, हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ने लगी सर्वाइवल के लिए, जिसने हमें हाईली सोशल एनिमल्स बनने में हेल्प की। तो एक सवाल यहाँ सोचने लायक है, क्या आज की टेक्नोलॉजी ड्रिवन लाइफ में हमारी ये फंडामेंटल सोशल डिपेंडेंसी कम हो रही है या बस उसका फॉर्म बदल रहा है? कैसे? व्हाट डू लिसनर्स थिंक? बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन है बाइपेडलिज्म और सोशल स्ट्रक्चर के बीच। फिर सोर्स में आता है डिस्कवरी ऑफ फायर। ये कैसे गेम चेंजर बनी? फायर ने 3 मेजर चीजें दी एज पर द सोर्स। पहली, लाइट। हाँ, रात में एक्टिविटी टाइम बढ़ गया। एग्जैक्टली। दूसरी, वार्मथ, जिसने कोल्ड क्लाइमेट्स में सर्वाइवल को पॉसिबल बनाया। इससे कुछ बायोलॉजिकल अडेप्टेशंस की जरूरत भी कम हो गई, जैसे बॉडी पर एक्स्ट्रा फैट। ठीक है। और तीसरी, सबसे इंपॉर्टेंट, कुकिंग को पॉसिबल बनाया। कुकिंग। और कुकिंग का इंपैक्ट क्या हुआ? सोर्स क्या कहता है इस बारे में? कुकिंग ने फूड को सॉफ्ट किया। इसका कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ, हमारे टीथ और जॉस छोटे हो गए। अच्छा। हाँ, साइड इफेक्ट मैलोक्लूजन, यानी टीथ का ठीक से अलाइन ना होना एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई। च्यूइंग टाइम ड्रास्टिकली कम हो गया, डाइजेशन सिंपलर हो गया। तो इंटेस्टाइन छोटी हो गई। हाँ, हमारी इंटेस्टाइन छोटी हो गई, और जब इंटेस्टाइन को कम एनर्जी चाहिए तो वो फ्रीडम एनर्जी कहाँ गई? ब्रेन के पास। एग्जैक्टली, ब्रेन के पास। इसने ब्रेन ग्रोथ को फर्दर बूस्ट किया। ये एक फैसिनेटिंग चेन रिएक्शन है जहां कल्चर यानी फायर और कुकिंग ने बायोलॉजी को डायरेक्टली शेप किया। अमेजिंग है ना? वाओ, ये तो कमाल का कनेक्शन है। और बाइपीडलिज्म से हमारे हाथ भी फ्री हुए थे। सोर्स इसे फ्री हैंड्स एंड अपोजेबल थंब के अंडर डिस्कस करता है। बिल्कुल, फ्री हैंड से हम चीजें ग्रास्प कर पाएं, टूल्स बना पाएं और चीजें कैरी कर पाएं। इससे माउथ से कैरिंग की जरूरत कम हो गई। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? रिजल्ट, हमारे केनाइन टीथ छोटे हो गए और वो डायास्टीमा, जॉ में गैप, जो दूसरे एनिमल्स में लार्ज केनाइंस के लिए होता है, वो भी गायब हो गया। ओके, तो एसेंशियली फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन बायोलॉजी को एवोल्यूशन के फ्रेमवर्क में स्टडी करता है। हाँ, और इसका कोर कॉन्सेप्ट है बायोकल्चरल अप्रोच, जैसा सोर्स एम्फसाइज करता है। ये बायोकल्चरल अप्रोच क्या कहता है? थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे? सिंपल वर्ड्स में ये अप्रोच कहता है कि बायोलॉजी और कल्चर अलग अलग नहीं है बल्कि डीपली इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल दे सकते? हाँ, जैसे बायोलॉजी कल्चर को शेप करती है, हमारा बड़ा ब्रेन कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और टूल यूज को पॉसिबल बनाता है, और कल्चर बायोलॉजी को शेप करता है, जैसे फायर और कुकिंग ने हमारे जॉज और इंटेस्टाइन्स को छोटा कर दिया। राइट। सोर्स कहता है कि हम इस अप्रोच से ह्यूमन वेरिएशन, जीन्स प्लस डाइट, लाइफस्टाइल कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एडेप्टेशन जैसे टिबेटन हाईलैंडर्स में हाई एल्टीट्यूड एडेप्टेशन, डिजीज पैटर्न्स जैसे हार्ट डिजीज का रिस्क जेनेटिक प्लस लाइफस्टाइल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और रिप्रोडक्शन, जीन्स प्लस कल्चरल नॉर्म्स जैसे एस्पेक्ट्स को बेहतर समझ सकते हैं। बेसिकली ह्यूमंस को समझने के लिए बायोलॉजी और कल्चर को एक साथ देखना ही पड़ेगा। मेक्स परफेक्ट सेंस।
तो इस फील्ड का नाम कैसे इवॉल्व हुआ ओवर टाइम? सोर्स में इसका जिक्र है शायद। हाँ है। शुरू में इसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता था। फोकस मेनली फिजिकल फॉर्म, मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन पर था। ओल्ड स्कूल अप्रोच सॉर्ट ऑफ। हाँ, फिर 1950s में एसएल वॉशबर्न नाम के एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इसमें जेनेटिक्स, एवोल्यूशनरी थ्योरी, प्राइमेट बिहेवियर और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर ज्यादा जोर था और बायोकल्चरल पर्सपेक्टिव सेंट्रल बन गया। ओके, ज्यादा मॉडर्न अप्रोच। हाँ, राइट। आजकल सोर्स कहता है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी टर्म ज्यादा कॉमनली यूज होता है। ये इसके ब्रॉडर स्कोप को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें ह्यूमन बायोलॉजी, एवोल्यूशन, बिहेवियर और बायोकल्चरल इंटरेक्शन सब शामिल है। ओके, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, गॉट इट। अब इस बायोकल्चरल एवोल्यूशन को ठीक से समझने के लिए सोर्स थोड़ा जेनेटिक्स बेसिक्स भी टच करता है। लेट्स क्विकली गो विद देम। राइट। लाइफ का बेसिक यूनिट है सेल। ह्यूमंस में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मतलब इनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है। सोर्स दो टाइप के सेल्स बताता है। सोमैटिक सेल्स, ये हमारी बॉडी के सेल्स हैं और ये डिप्लॉयड होते हैं, यानी इनमें क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स होते हैं। और जर्म सेल्स, ये सेक्स सेल्स हैं, जैसे स्पर्म और ओवा, और ये हैप्लॉइड होते हैं, यानी इनमें सिर्फ 23 सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, सोमैटिक और जर्म सेल्स और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स सोर्स मेंशन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का पावर हाउस, और इसका अपना डीएनए होता है, mtDNA। ये सिर्फ मदर से इनहेरिट होता है, इसलिए एंसेस्ट्री ट्रेसिंग में बहुत यूजफुल है। ओह, इंटरेस्टिंग। फिर राइबोसोम्स हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस, जिसके अंदर हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर ब्रीफली कैसे डिस्क्राइब किया सोर्स ने? सोर्स कहता है कि डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जैसे एक ट्विस्टेड लैडर। अच्छा। आरएनए जनरली एक सिंगल स्ट्रैंड होता है। ओके। दोनों न्यूक्लियोटाइड बेसिस से बने होते हैं। डीएनए में 4 बेसिस हैं, ए एडेनिन, टी थाइमिन, जी ग्वानिन और सी साइटोसिन। एक सिंपल रूल है, ए हमेशा टी के साथ पेयर करता है और जी हमेशा सी के साथ। ए टी वीकर डबल बॉन्ड है, जी सी स्ट्रॉन्गर ट्रिपल बॉन्ड है। इसी अनइक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ से ही कॉइलिंग होती है। अच्छा, एटीजीसी पेयरिंग। हाँ, और डीएनए का सीक्वेंस इन ए टी जी सी का ऑर्डर ही बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कोड है। आरएनए में टी की जगह यू यूरासिल बेस होता है। गॉट इट। और डीएनए स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की स्टोरी में रोजलिंड फ्रैंकलिन का क्या रोल था? सोर्स इस पर कुछ लाइट डालता है ना? हाँ, सोर्स रोजलिंड फ्रैंकलिन की स्टोरी को हाईलाइट करता है। उन्होंने क्रूशियल एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज प्रोड्यूस की थी, जिसे फोटोग्राफ 51 कहते हैं। ये इमेज डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर का की एविडेंस था। तो उन्हें क्रेडिट मिला? यही तो बात है। 1962 का नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन में वॉटसन, क्रिक और मॉरिस विल्किंस को मिला। सोर्स बताता है कि विल्किंस लिक फ्रैंकलिन की परमिशन के बिना उनकी फोटोग्राफ वॉटसन और क्रिक को दिखा दी थी। ओह नो। हाँ, फ्रैंकलिन को इस डिस्कवरी के लिए प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिला। उनका कंट्रीब्यूशन ऑफन ओवरलुक किया गया। ये साइंस में सब्जेक्टिविटी और मैथ्यूज इफेक्ट का एक पावरफुल एग्जांपल है। मैथ्यूज इफेक्ट, ये क्या है? मैथ्यूज इफेक्ट का मतलब है एडवांटेज अक्यूमुलेट्स, यानी जिनके पास पहले से रिकॉग्निशन या रिसोर्सेज होते हैं, उन्हें और ज्यादा क्रेडिट और रिसोर्सेज मिलते जाते हैं, इवन इफ अदर्स कंट्रीब्यूशंस वर इक्वली सिग्निफिकेंट। फ्रैंकलिन की डेथ 1958 में कैंसर से हो गई थी, काफी यंग एज में, और नोबेल प्राइज पोस्टमसली नहीं दिया जाता, लेकिन उनके क्रूशियल रोल को एक्नॉलेज ना करना एक हिस्टोरिकल ओवरसाइट माना जाता है। सच अ पावरफुल स्टोरी अबाउट साइंस एंड क्रेडिट। रीकैप सेक्शन। ओके, काफी मेन आइडिया कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ट्राई करो। ग्रेट आइडिया। फिर हम गए इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स जो हमने डिस्कस किए याद है। लेट्स सी। लार्ज ब्रेन और उसकी हाई एनर्जी कॉस्ट। और वीकर मसल्स का ट्रेड ऑफ। राइट। बाइपीडलिज्म, जिसके कॉस्ट थे द बैकएक और ऑब्स्टेटिक डिलेमा, बट जिसने सोशल बॉन्डिंग को नेसेसिटेट किया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिस्कवरी ऑफ फायर, जिसने कुकिंग को पॉसिबल बनाया और हमारी डाइट और एनाटॉमी बदली। और फ्री हैंड्स विद अपोजेबल थंब, जिसने टूल यूज और कैरिंग को फैसिलिटेट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट क्या था? द बायोकल्चरल अप्रोच। एग्जैक्टली, बायोलॉजी शेप्स कल्चर एंड कल्चर शेप्स बायोलॉजी, एक कांस्टेंट फीडबैक लूप। बिल्कुल। हमने टर्मिनोलॉजी एवोल्यूशन भी देखा, फिजिकल, न्यू फिजिकल, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और जेनेटिक्स की कुछ बेसिक्स भी कवर किए। सेल्स, ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए आरएनए स्ट्रक्चर, बेस पेयरिंग एटीजीसी। और रोजलिंड फ्रैंकलिन की स्टोरी। हाँ, जो हमें साइंस में क्रेडो, सब्जेक्टिविटी और मैथ्यूज इफेक्ट जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अब नेक्स्ट टास्क लिसनर्स के लिए, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के इस इंट्रोडक्शन का मेन टेक अवे अपने शब्दों में बताइए। गिव इट अ ट्राई। आउटरो। तो ये थी हमारी आज की गहराई से चर्चा इन सोर्सेज पर। होप इससे अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी होगी और कुछ नई क्यूरियोसिटी भी जागी होगी। एक फाइनल थॉट लिसनर्स के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे पास्ट में बायोलॉजी और कल्चर ने मिलकर ह्यूमन एवोल्यूशन को शेप किया है, एक स्लो डांस की तरह, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, एडवांसमेंट्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो पहले साइंस फिक्शन लगते थे, अब रियलिटी बन रहे हैं। सही बात है। क्या हम एक नए टाइप के, पोटेंशियली मच फास्टर बायोकल्चरल एवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं? ये नई कल्चरल फोर्सेस, एआई, जेनेटिक टेक, हमारी बायोलॉजी को फ्यूचर में कैसे शेप कर सकती हैं? इसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी? वाओ, दैट्स अ रियली डीप क्वेश्चन टू पॉन्डर। इस पर जरूर सोचिए। हाँ, थिंक अबाउट इट। इंडीड। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक और नए सोर्सेज के साथ। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग।